हेलो बच्चों, आज हम हिंदी अभिव्यक्ति में पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पार्ट 2 का क्या नाम है? हमारे पार्ट 2 का नाम है तीर्थ तिलोनिया। यह क्या है? यह एक कहानी है जिसे भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ में आपको ये तीर्थ नाम देखकर कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है इस तिलोनिया गांव या शहर में कोई न कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से इसे पवित्र कहा गया है, तीर्थ नाम दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। तीर्थ तो किसे कहते हैं? तीर्थ उस पवित्र स्थल को कहते हैं जहां पर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई चर्च हो, जहां पर लोग जाना अपना सौभाग्य समझते हैं। लेकिन यह तिलोनिया गांव है और जो कि राजस्थान में है। इस गांव को तीर्थ की संज्ञा लेखक ने इसलिए दी है क्योंकि यह गांव भी एक तीर्थ के समान ही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी ऐसे सद्भाव और सदाचार पूर्वक रहते हैं जिससे कि पूरा गांव सुचारू रूप से अपना काम कर रहा है। इस गांव में स्वावलंबी केंद्र चलाया जा रहा है और तो और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर सदुपयोग हो रहा है। इसलिए जब लेखक इस गांव को देखता है तो उसे तिलोनिया की जगह तीर्थ तिलोनिया नाम दे देता है। चलिए सबसे पहले हम इस कहानी को वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर आपने इस कहानी से क्या सीखा है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। भारत में तिलोनिया नामक कोई जगह भी है, यह मुझे मालूम न था। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं, और मैं वहाँ अपने किसी प्रयोजन से भी नहीं जा रहा था। मैं अपने वास्तुकार दामाद के साथ, जिन्हें वहाँ अपना कोई काम था, मात्र एक साथी के नाते जा रहा था। मुंबई को जाने वाले जरनैली सड़क को छोड़कर हमारी जीप एक तंग राजस्थानी सड़क पर आ गई थी, पर यहाँ भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। केवल सपाट मैदान, कंटीली झाड़ियों के झुरमुट और दोपहर का बोझिल वातावरण। फिर सहसा ही हमारी जीप ने एक मोड़ काटा और हम तिलोनिया की छोटी सी बस्ती में थे। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। चारों ओर चुप्पी थी और दोपहर की अलसाहट। धीरे धीरे तिलोनिया के राज खुलने लगे। पहली जानकारी तो भोजन पर बैठते समय ही हो गई, जब एक सज्जन मेरे हाथ धुलवा रहे थे। जहाँ पर हम खड़े हैं उसके नीचे एक तालाब है। हम लोग तालाब की छत पर खड़े हैं। मैं अभी दाएं बाएं उस छिपे हुए तालाब का जायजा ले ही रहा था जब वे कहने लगे, इस ताल में बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। बरसात के दिनों में छतों पर से गिरने वाला जल सीधा इस ताल में चला जाता है। ऐसे ही बहुत से ताल हमने जगह जगह बना रखे हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछूं, उन्होंने मेरे चेहरे के भाव से ही मेरे सवाल को समझ लिया होगा। कहने लगे, इस बारिश के पानी को हम साफ कर लेते हैं, उसे पीते हैं, उस पानी से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। राजस्थान की धरती तो जल के लिए तरसती है ना। अब तो ऐसी ही 110 ताल हमने अपने इलाके में जगह जगह बना रखे हैं। हमारे स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में जल संरक्षण व संग्रहण की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तिलोनिया में जल के संरक्षण का प्रबंध बहुत पहले कर लिया गया था। इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मैंने पूछा। 1972 में। वे बोले, फिर कुछ याद करते हुए कहने लगे, ये वह जमाना था जब जगह जगह अनेक युवा जन आगे आकर ऐसा कुछ नया कर दिखाना चाहते थे जो देश के विकास के लिए हितकर हो। अनेक स्थानों पर अपने अपने विचारानुसार अनेक प्रयोग किए गए। उनमें से एक ये भी था। ऐसी मंडलियां मुख्यतः गांव को ही केंद्र में रखकर अपने प्रयोग करना चाहती थी और अक्सर लोग बाग
उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे कि पिछड़े हुए गांव में जाकर क्या करोगे। ये प्रयोग निश्चय ही सफल हुआ। वे बता रहे थे, इसका गठन बंकर राय नाम के एक सुशिक्षित व्यक्ति ने किया था। वे अपने साथ एक टाइपिस्ट और एक फोटोग्राफर को लेकर यहाँ चले आए थे। यही उनकी मंडली थी। ये 1972 की बात है। सरकार से उन्होंने लीज पर 45 एकड़ सरकारी जमीन ली। साथ में तपेदिक के मरीजों के लिए किसी जमाने में बनाए गए सैनिटोरियम के 21 छोटे मोटे मकान थे। जमीन को 1 रुपया महीना के हिसाब से लीज पर लिया गया और संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, SWRC। उन दिनों तिलोनिया गांव की आबादी 2000 की रही होगी। वे सज्जन अपने प्रयासों की चर्चा कर रहे थे और मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी का जिक्र किया तो वे बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है। ये संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता और आत्मनिर्भरता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से क्या मतलब? आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्राम वासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। हमारे संस्थान का मूल उद्देश्य गांव की गरीब जनता की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत जानकारी और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर साझे प्रयासों द्वारा गांव की अर्थव्यवस्था का विकास करना है। हाथ मुंह धोकर हम लोग भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। बरामदे में ही एक ओर पानी के बहुत से नल लगे थे। ये किस काम के लिए? मैंने पूछा तो वे सज्जन हंस दिए। भोजन कक्ष में बैठने वाले लोग भोजन करने के बाद अपने बर्तन यहीं पर साफ करते हैं। यहाँ नौकर चाकर नहीं होते। भोजन कक्ष में अनेक पुरुष स्त्रियां बैठे भोजन कर रहे थे। बड़े आनंद से भोजन किया। पास बैठे लोगों की भाषा तो समझ में नहीं आती थी, पर उनके लहजों में अपनापन झलकता था। भोजन के बाद हमने भी बर्तन धोए और ठिकाने पर रखे। पानी के ताल के पास हम फिर से खड़े थे। मैंने पूछा, ताल के जल का उपयोग क्या आप और भी किसी काम के लिए करते हैं? वे झट से बोले, इससे बिजली पैदा करते हैं। इसी जल से हम बिजली बनाकर घरों को रोशनी पहुंचाते हैं। मैं चौंका। बारिश के पानी को साफ करके पिया जा सकता है? खेती बाड़ी के काम में भी लाया जा सकता है, पर बिजली वह कैसे? पानी की ऊर्जा से। अब की बार मुझे यकीन करना कठिन हो रहा था, पर सहसा ही मुझे याद आया कि भोजन करते समय छत पर से लटकता बिजली का पंखा चल रहा था। वे बड़े उत्साह से कहने लगे, साथ ही साथ हम सूर्य की ऊर्जा से भी बिजली बनाते हैं। तिलोनिया गांव में स्थित लगभग 60,000 वर्ग फुट पर फैला हुआ इस संस्था का नया परिसर पूरी तरह सौर ऊर्जा से चालित है। काफी गहराई से पानी खींचने के पंप तथा उनके कंप्यूटरों की व्यवस्था सौर ऊर्जा से ही की जाती है। मैं मन ही मन फिर से चौंका। क्या इस जगह कंप्यूटर भी पहुंच गए हैं? पर वे बराबर बताए जा रहे थे। और उनकी देखरेख और व्यवस्था मुख्यतः हमारे ग्रामीण सदस्य ही करते हैं। उनमें से अनेक इस काम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारी रात्रि पाठशालाओं में सौर ऊर्जा से ही रोशनी मिलती है। रात्रि पाठशालाओं से क्या मतलब? क्या यहाँ रात के वक्त पाठशालाओं में पढ़ाई होती है? जी ऐसा ही है। दिन के वक्त गांव के लड़के लड़कियां खेती बाड़ी या घर के कामकाज में लगे रहते हैं, पशु चराना, बकरियों की देखभाल आदि। शाम होने पर वे लोग पाठशाला में पहुंच जाते हैं। संस्थान ऐसी 150 पाठशालाएं चला रहा है। वे गर्व से बोले, और इनमें 70% लड़कियां पढ़ती हैं। हमारे यहाँ एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों के लिए भी विशेष रूप से खोली गई है। अर्ध गोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा सा नजर आया, जो बहुत ऊंचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वह नाटक खेलने का मंच है।
किसी भी नाट्य गृह का मंच मुझे चुंबक की तरह खींचता है। मैंने उसकी ओर इशारा किया तो वे सज्जन बोले, पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कठपुतलियों का खेल दिखाने की रही है, जो हमारे यहाँ बड़े लोकप्रिय है। फिर वे कठपुतलियों की चर्चा करने लगे। कठपुतलियों का तमाशा मात्र मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है, वह प्रचार प्रसार का, विचार विमर्श का और भी अधिक सक्षम माध्यम है। गांव-गांव में जहां शिक्षा से वंचित लोग रहते हैं, वहां कठपुतलियों के तमाशे के दौरान ही देखने वालों के बीच बहस चल पड़ती है। कठपुतलियों के तमाशे में राजा रानी की प्रेम कहानी ही नहीं सुनाई जाती, बल्कि इनके द्वारा ग्रामीण जीवन से संबंध अनेक मसलों पर विचार विनिमय कर सकते हैं। इस तरह हम निरक्षर ग्रामवासियों को अधिक सचेत कर सकते हैं। हम संस्थान के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे थे। चलते चलते हम संस्थान के पुस्तकालय में जा पहुँचे। हमने अभी पुस्तकालय में कदम रखा ही था कि एक सज्जन सैकड़ों पुस्तकों से भरी अलमारियों में से 2-3 पुस्तकें निकालकर मेरी ओर चले आए। वे मेरी ही पुस्तकें उठाए हुए थे। मुझे निश्चय ही बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और पुस्तकों को देखकर लगता था कि कुछ पाठकों ने इन्हें पढ़ा भी है। पुस्तकालय से निकलकर हम लोग अब एक सभागार में प्रवेश कर रहे थे। बड़ा सा हॉल, फर्श पर दरियां, छत पर लटकते पंखे चल रहे थे और सभागार संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ताओं, ग्रामीण पुरुषों स्त्रियों से भरा था। बहुत कुछ देखा था जो सचमुच प्रेरणाप्रद था। अपने कमरे की ओर ले जाते हुए संस्थान के प्रतिनिधि मुझे संस्थान की मूल अवधारणाओं के बारे में बता रहे थे। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग गांव के ही युवक युवतियाँ थे, जिन्होंने 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक तालीम पाई थी। यहाँ सभी बराबर है, सभी को मान्यता मिली है, परंतु यदि प्राथमिकता दी जाती है तो गरीब ग्रामीणों को, स्त्रियों को और निम्न जाति के लोगों को। इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगा खां फाउंडेशन द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली की ओर हमारी जीप बढ़ने लगी है। तिलोनिया पीछे छूट चुका है, पर बार बार मन में एक ही वाक्य उठता है कि तिलोनिया का भविष्य और भी अधिक उज्जवल हो। देश में एक नहीं, पीसीओ, सैकड़ों तिलोनिया उठ खड़े। इस कहानी से यह सीख और शिक्षा मिलती है कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उनका भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। वर्षा का जल संचित करके जैसे तिलोनिया गांव के लोग रख रहे हैं, वैसे ही हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वर्षा का जल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। वर्षा कभी कम होती है, कभी अधिक होती है, तो अगर अधिक वर्षा होती है तो उस जल को संचय करके रखा जा सकता है, ताकि जब भी कम वर्षा हो तो हम उस जल का सदुपयोग कर सके। दूसरा, वहाँ पर सोलार एनर्जी का भी भरपूर सदुपयोग हो रहा है। अपने अपने घरों के जितने भी उपकरण हैं, वो सभी उपकरण सोलार एनर्जी से चलाए जा रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी स्वावलंबी लोग हैं, वो स्वावलंबी केंद्र चलाने वाले वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर गांव में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को उनके हुनर के हिसाब से उनके काम में और आगे निखार कैसे आए, वो कार्य उनको सिखाया जा रहा है। फिर वहाँ पर सभी लोग शिक्षित हैं, और तो और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, भील प्रजाति के लोग जो जंगल में रहते हैं, उनके बच्चों को भी वहाँ शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर औरतें भी जन भागीदारी का काम कर रही है। इस तरह से इस गांव को एक आदर्श गांव मानते हुए लेखक ने इसे तीर्थ की संज्ञा दे दी है। इस गांव में जितने भी लोग हैं, वो सब अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या काम करना है। जो भी समिति का गठन किया गया है, वो समिति बराबर अपना कार्य करती है। वहाँ पुस्तकालय है, और क्या है, वहाँ पर उन बच्चों को शिक्षण दिया जाता है जो बच्चे शिक्षा से अछूते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आपने भी इससे यह शिक्षा ली होगी कि हमें भी अपने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए।
जो भी प्रकृति हमें फ्री में जो चीजें दे रही है उसका सदुपयोग संचय करके करें। दूसरा, आप भी भविष्य में भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करें। तभी तो हर एक गांव, भारत का हर एक गांव तीर्थ तिलोनिया की तरह हो जाएगा। और भारत के हर एक गांव यदि ऐसे हो जाएंगे तो भारत का रूप और निखर जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। हैव अ नाइस डे।